हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका फोर्थ टॉपिक फैक्ट्रीज केम अप, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आखिर फैक्ट्रीज केम अप। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था उसमें ये था कि किस तरीके से अपने यहाँ पर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है और इंडिया में मैनचेस्टर के आने की वजह से बीवर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसको हम लोगों ने देखा था कि मैनचेस्टर कम से इंडिया, मतलब मैनचेस्टर के जब बने हुए कपड़े इंडिया में आने लगते हैं तो इंडिया की जो वीविंग इंडस्ट्री है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है, इसमें हमने देखा था। तो अभी तो क्या हो रहा था, मैनचेस्टर से कपड़े आ रहे थे, अब क्या होता है, अब फैक्ट्री ही इंडिया में बनने लगती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है उसको अपन को देखना है। तो दी फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854। जो फर्स्ट कॉटन मिल आई बॉम्बे में वो 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश होती है एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर। 1854 में मिल्स बनना स्टार्ट हुई और 2 साल बाद इसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बॉम्बे मिल में। बाई 1862 4 mills वर एट वर्क विथ 94,000 स्पिंडल्स एंड 2,150 लूम्स। ठीक है, और 1862 में 4 mills वर एट वर्क विथ 94,000 स्पिंडल्स। ठीक है, बॉम्बे में 4 मिल्स लग जाती हैं जिसमें 94,000 स्पिंडल्स था, जिसमें स्पाइनिंग का काम हो रहा था, और 2,150 लूम्स थे, यानी कि चरखे हथकरघे बेसिकली, जिससे वीविंग वाला काम हो रहा था। अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स केम अप इन बंगाल। तो इससे कॉटन मिल्स लग रही थी, उसी समय पे क्या होती है, बंगाल में जूट मिल्स आती है, जिससे जूट का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है। पर गनी बैग्स वगैरह बनते हैं, जूट रिलेटेड मटेरियल्स बनना स्टार्ट होते हैं। दी फर्स्ट बीइंग सेटअप इन 1855। तो फर्स्ट जो जूट मिल सेटअप की गई 1855 में, एंड अनदर वन 7 year लेटर। ठीक है, और जो दूसरी सेटअप की गई 7 year लेटर 1862 में। ठीक है, 7 year लेटर 1862 में अगली एक नेक्स्ट जूट मिल्स सेटअप की गई। इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया यानी कि जिस पार्ट में हम लोग हैं, ठीक है, जैसे हम लोग, हमारा यूपी नॉर्थ इंडिया में आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे आसपास के जो स्टेट है वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे। तो इन नॉर्थ इंडिया दी एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर। कानपुर में जो एक चुन्नीगंज चौराहा पड़ता है उसके पास एक एल्गिन मिल है। ठीक है, अब तो कबूतर वगैरह बैठे रहते हैं, काम उसमें नहीं होता है। तो वो एल्गिन मिल जो कि नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट मिल थी, इसलिए कानपुर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। तो सबसे पहले जो कॉटन मिल्स है वो एल्गिन मिल स्टार्ट की गई कानपुर में 1860 में, एंड अ ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वाज सेटअप। ठीक है, और 1 साल बाद क्या होता है, फर्स्ट कॉटन मिल अहमदाबाद में भी एक कॉटन मिल सेटअप कर दी गई। 1874 में द फर्स्ट स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल्स ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। ठीक है, 1874 तक क्या होता है, फर्स्ट स्पाइनिंग वीविंग मिल मद्रास में भी आ जाती है, मद्रास में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। तो आखिर ये इंडस्ट्री लेके कौन आया, तो यही क्वेश्चन है इसमें जिसको अपन को पढ़ना है। हु सेटअप द इंडस्ट्रीज किसने सेटअप की, वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम। ठीक है, और जो कैपिटल लोगों ने इन्वेस्ट किया, जो उसमें पैसा लगाया, वो कहाँ से आया। ठीक है, तो इन्वेस्ट जो है तो इंडस्ट्री किसने ओपन की और इसमें कौन सा पैसा, मतलब कैपिटल कहाँ से आया। हु केम टू वर्क इन द मिल्स, मिल में वर्क करने वाले लोग कौन थे। तो फोर्थ वन जो टॉपिक है द अर्ली एंथ्रोप्रेन्योर्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन डिफरेंट रीजन by varying sorts of people. Let us see who they were. Industries were set up in different regions में इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। by varying sorts of people, अलग अलग टाइप के लोग थे। Let us see who they were. अब अपन को इस लेक्चर में ही देखना है कि आखिर वो लोग थे कौन, who they were. The history of many business groups goes back to the trade with China. The history of many business groups goes back to trade with China. तो इसको समझने के लिए आखिर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किसने की गई, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना। जो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे थे उससे हमको समझेंगे कि बहुत सारे लोग अपने इंडिया में जो बिजनेसमैन थे चाइना के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व थे। लास्ट ईयर में आप पढ़ोगे तो लास्ट ईयर उसमें दिया हुआ है कि अपने कंट्री में, ठीक है ना, अपनी कंट्री में ब्रिटिश ओपियम प्रोड्यूस कर रहा था और चाइना में सेल कर रहा था। इस ट्रेड में बहुत सारे इंडिया के लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने काफ़ी सारा पैसा अर्न किया। ठीक है, तो उसी ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ मनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना फ्रॉम द लेट 18th century। एज यू हैव रीड इन लास्ट ईयर
द ब्रिटिश इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। लेट 18th सेंचुरी में क्या होता है कि आपने जैसे लास्ट बुक में देखा था कि इंडिया में ब्रिटिश क्या करता है, इंडिया से एक्सपोर्ट करता है ओपियम को, ठीक है, एंड टुक टी, और चाइना से क्या लेके आता है, चाइना को ओपियम बेचता है और टी वहाँ से परचेज करता है, ठीक है, चाइना टू इंग्लैंड। मैनी इंडियंस बिगेन, तो ये जो ट्रेड हो रहा था, मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर्स इन दिस ट्रेड। इस ट्रेड में बहुत सारे इंडियंस जूनियर प्लेयर का रोल प्ले करते हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंस, इस ट्रेड में फाइनेंस पैसा इन्वेस्ट करते हैं। प्रोक्योरिंग सप्लाई, सप्लाई इंश्योर करते हैं, ठीक है ना, कि सप्लाई वहाँ तक पहुँच सके, सप्लाई को प्रोक्योर करना, परचेज करना, इंश्योर करना। एंड शिपिंग कॉन्सिगमेंट्स, कॉन्सिगमेंट्स मतलब होता है सामान, जो बेसिकली फॉरेन से सामान आया हुआ है, तो जो सामान एक जगह दूसरी जगह आ रहा है उसका उसको कॉन्सिगमेंट, उस असाइनमेंट को क्या करते थे, सप्लाई करते थे। हैविंग अर्न ट्रेड थ्रू ट्रेड, सम ऑफ दीज बिजनेसमैन हैड विजन्स ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन इंडिया हैविंग अर्न थ्रू ट्रेड। तो इस ट्रेड से कुछ लोगों ने काफ़ी सारा पैसा अर्न किया, और इसमें से कुछ बिजनेसमैन ये विजन देख रहे थे कि इस पैसे से हम क्या करेंगे, इंडिया में इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, इंडस्ट्री खोलेंगे, कंपनी खोल, ये उन्होंने विजुलाइज किया। जैसे कि बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर मेड इन फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। तो द्वारकानाथ टैगोर ने जो उसमें पैसा अर्न किया चाइना ट्रेड में, उसका यूज किस लिए किया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। बाद में उसी को ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, उसको इंडस्ट्री में उन्होंने इन्वेस्ट किया। सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी, 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट की 1830 से लेकर 1850 में। टैगोर्स इंटरप्राइजेस सैंक अलॉन्ग विद दोज ऑफ अदर्स इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ 1840। तो हालांकि होता यह है कि जो टैगोर्स की इंटरप्राइजेस थी, जो टैगोर्स की कंपनियाँ, जो टैगोर्स की इंडस्ट्री थी, वो सैंक हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो 1840 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, उस ड्यूरेशन में इनकी कंपनी भी क्या हो जाती है, इनकी इंडस्ट्री भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। बट लेटर इन द 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द चाइना ट्रेडर, लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट में बहुत सारे जो चाइना ट्रेडर थे, ठीक है, मैनी ऑफ द चाइना ट्रेडर क्राइसिस ऑफ, बट लेटर इन द 9th सेंचुरी मैनी ऑफ द चाइना ट्रेडर बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, ट्रेड में इन्वॉल्व होने वाले लोग आगे चल के सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाते हैं। इन बॉम्बे, जैसे बंगाल में पारसी, ठीक है ना, जो पारसी बिजनेसमैन थे, जैसे कि पारसी में दिनेश पैटेट, ठीक है, दिनेश पैटेट, और जो बहुत ज़्यादा नाम जाना हुआ नाम है जमशेदजी टाटा, हु बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन इंडिया, एक्यूमुलेटेड देयर इनिशियल वेल्थ पार्टी फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना, ठीक है। बंगाल में जो पारसी थे, पारसी बिजनेसमैन था दिनेश पैटेट और जमशेदजी टाटा, हु बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, जिन्होंने इंडिया एक बड़ी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश की। एक्यूमुलेट द इनिशियल वेल्दी पार्टली फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना, तो एक्यूमुलेट देयर, तो उन्होंने एक्यूमुलेट यानी गैदर किया था, इनिशियल वेल्थ कुछ पैसा, पार्टली फ्रॉम, पार्टली यानी कुछ पार्ट उसका इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड से उसने अर्न किया था, एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड, और कुछ उन्होंने रॉ कॉटन कहाँ भेजा, इंग्लैंड भेजा, उससे जो पैसा अर्न किया उस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी इंडस्ट्री ओपन करने में, इंडस्ट्री सेटअप करने में। सेठ हुकुमचंद, अब मारवाड़ी बिजनेसमैन, शेख हुकुमचंद जो मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, हु सेटअप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917, जो कि मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, हु सेटअप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल, उन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल सेटअप की कलकत्ता में 1917 में। ऑल्सो ट्रेड विद चाइना, सो डिड द फादर एज वेल एज ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियल जीडी बिल्डर, तो जैसे फादर ग्रैंडफादर थे वैसे उस तरीके से फादर ग्रैंडफादर की तरह वो भी एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे इमर्ज होते हैं, ठीक है। फिगर 16 आप देखोगे तो उसमें जमशेदजी टाटा का इमेज बना हुआ है। तो जीजी भॉय वाज द सन ऑफ पारसी बीबर, ठीक है, पारसी बीबर के वो सन थे। लाइक मैनी अदर्स ऑफ दिस टाइम ही वाज इन्वॉल्व इन द चाइना ट्रेड, जैसे उसमें बहुत सारे और भी लोग चाइना ट्रेड में इन्वॉल्व थे, वो भी चाइना ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। ही आउन अ लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स, he owned a large fleet of ships, but competition from English and American shippers forced him to sell his ships by the 1850। तो उनके पास क्या था, उनके पास काफ़ी बड़े बड़े शिप थे,
लेकिन कॉम्पिटिशन इंग्लैंड और अमेरिका से होने की वजह से उनको अपने शिप 1850 में सेल करने पड़ जाते हैं। ठीक है, अगला जो फिगर 17 है, फिगर 17 द्वारकानाथ टैगोर का। द्वारकानाथ टैगोर बिलीव दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनका मानना था कि इंडिया कैसे डेवलप होगा, वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी है, जो वेस्टर्न जो तरीके हैं उनको अडॉप्ट करके वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ही इन्वेस्टेड इन, उन्होंने इन्वेस्ट किया शिपिंग में, शिप बिल्डिंग में, माइनिंग में, बैंकिंग में, प्लांटेशन में, इंश्योरेंस में। ठीक है, ये सब में इन्वेस्टमेंट किया। अगला पैरा देखते हैं, कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क। तो कुछ लोगों ने तो चाइना के साथ ट्रेड में क्या किया, पैसा कमाया और उसको अपनी इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करने में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये लोग, यही लोग क्या थे, यही बोला गया ना कि जो इंडस्ट्री सेटअप की गई जिनके द्वारा, हु देवर, आखिर वो लोग थे कौन, तो वो लोग कौन थे, यही लोग थे। ठीक है, कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क। तो कैपिटल को एक्यूमुलेट किया गया, गैदर किया गया और दूसरे नेटवर्क के थ्रू ही पैसा कमाया गया। सम मर्चेंट फ्रॉम मद्रास, कुछ मर्चेंट जो मद्रास के थे, ट्रेड विद बर्मा। ठीक है, जो मद्रास के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने किसके साथ ट्रेड किया, बर्मा के साथ, जो बर्मा जो प्रेजेंट टाइम पर जिसको म्यांमार बोलते हैं, उसके साथ किया। वाइल अदर्स हैड लिंक्स विद द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका, और कुछ कंट्रियों जो मिडिल ईस्ट अफ्रीका थे उसके साथ ट्रेड में भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। देयर वर येट अदर, ठीक है, देयर वर येट अदर कॉमर्शियल ग्रुप्स, और भी कॉमर्शियल ग्रुप थे इन लोगों के अलावा, बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की, पैसा अर्न किया, वो डायरेक्ट एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं थे। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कंट्री के बाहर होने वाले ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं थे। वो क्या कर रहे थे, दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया, वो ट्रेड को इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, इंडिया में ट्रेड को रन कर रहे थे। कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहे थे। कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंकिंग मनी, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, बैंकिंग मनी ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटी, तो जो पैसा है उसको फंड कर रहे थे एक जगह से उस जगह, जो सिटी में फंड्स हैं यानी कि पैसा उनको प्रोवाइड ट्रांसफ़र करने का काम। एंड फाइनेंसिंग ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स को फाइनेंस करने का काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। व्हेन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज ओपनड अप, ठीक है, जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस ओपन हुए, व्हेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ओपनड अप मैनी ऑफ देम सेट अप फैक्ट्री। तो ये सब लोग जो थे, कुछ लोग जो चाइना के ट्रेड में इन्वॉल्व थे, कुछ लोग जो अदर ट्रेड नेटवर्क में इन्वॉल्व थे, जब उनको चांस मिला तो इन्हीं सब लोगों ने, जिन्होंने एक्यूमुलेट किया था, जिन्होंने वेल्थ अर्न किया था, इन लोगों ने अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडिया ट्रेड टाइटेड, ठीक है, जब क्या होता है, जो इंडिया का जो ट्रेड नेटवर्क था या जो इंडिया में जो ट्रेड हो रहा था, तो जब कॉलोनियल कंट्रोल यानी कि ब्रिटिश का कंट्रोल इंडियन ट्रेड पे टाइट होता है, ज़्यादा बढ़ता है, द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। तो जो स्पेस था, इनके चांसेस थे, विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। तो इंडिया के द्वारा खुद अपने तरीके से काम करने के चांसेस लिमिटेड हो गए। अब उनको जो भी काम करना था उन यूरोपियन कंपनीज के साथ मिलकर यूरोपियन कंपनी के डायरेक्शन पे करना था। दे वर वेयर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड। अब उनकी क्या कंडीशन हुई उनके साथ, दे वर वेयर्ड मतलब रोक लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, फ्रॉम ट्रेडिंग विथ यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड, कि अब यूरोप में वो मैन्युफैक्चर्ड गुड का ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को यूरोप नहीं भेज सकते हैं। दे हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन, क्योंकि अब तो क्या हो रहा था, वहाँ से सामान मैन्युफैक्चर्ड आ रहा था, यहाँ से तो रॉ मटेरियल जा रहा था, तो बोले मैन्युफैक्चर मटेरियल आप इंडिया से यूरोप नहीं भेजोगे, केवल किसको भेज सकते हो, जो रॉ मटेरियल है, और फूड ग्रेन्स भेज सकते हो। ठीक है, जैसे कि रॉ कॉटन हो गया, ओपीएम हो गया, वीट हो गया, इंडिगो हो गया, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो वो ये सब चीज़ें कैसी थी, जो कि रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश का रिक्वायर्ड है कि इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली एज आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। एज आउट मतलब बाहर करना, उनको जो शिपिंग एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने में जो इंडिया वाले लोग या शिपिंग करने वाले ट्रेड में जो इंडिया वाले लोग इन्वॉल्व थे, वो भी क्या हो गया, उस बिजनेस से भी उनको बाहर कर दिया।
ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सॉरी टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक क्या होता है, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इनफैक्ट कंट्रोल अ लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन मर्चेंट, ठीक है, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो ऑर्गेनाइजेशंस था या जो कंपनी थी जिसको इंडिया में ट्रेड को कंट्रोल करने का राइट था, इनफैक्ट कंट्रोल लार्ज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उसने इंडिया के इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ था। 3 ऑफ द बिगेस्ट, नाम याद रखिएगा, 3 ऑफ द बिगेस्ट वंस वर, जो 3 जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इंडस्ट्रियल कंपनियां थी या ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि इंडिया के ट्रेड को इन्वॉल्व कर रहे थे, यूरोपियन जो मैनेजिंग इंडस्ट्रीज थी वो थी वर्ल्ड हिगलर्स एंड कंपनी, दूसरी थी एंड्रू यूल और तीसरी थी जार्डिन स्किनर्स एंड कंपनी। 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी थी जो कि इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करने का काम कर रही थी। दीज एजेंसी मोबिलाइज कैपिटल, ठीक, कैपिटल कहाँ से आएगा, कैसे कैपिटल कितना कहाँ इन्वेस्ट होना है, तो इसको कंट्रोल करने का काम ये एजेंसी करती थी। सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप करने का काम करती थी। एंड मैनेज देम, वो जो कंपनी है उनको कैसे क्या उस पर काम होना है उनको मैनेज करने का काम करती थी। इन मोस्ट इंस्टेंस, मैक्सिमम इंस्टेंस यानी कि मैक्सिमम केसेस में इंडियन फाइनेंसर्स प्रोवाइडेड द कैपिटल वाइल द यूरोपियन एजेंसीज मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजन। इन मोस्ट इंस्टेंसेस, ठीक है, मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो इंडियन फाइनेंसर्स थे प्रोवाइडेड द कैपिटल वाइल द यूरोपियन एजेंसीज मेड ऑल इन्वेस्टमेंट, तो जो इंडियन फाइनेंसर्स थे इस बिजनेस में पैसा प्रोवाइड कर रहे थे और जो पैसा इंडियन बिजनेसमैन ने दिया है उनको इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पे करना है, ये डिसीजन कौन ले रही थी, ये यूरोपियन मैनेजिंग कंपनी ले रही थी। द यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर own chambers of commerce which Indian business were not allowed to join। इन यूरोपियन जो मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे इनके खुद के अपने मतलब इतने खुद के ग्रुप थे, ठीक है, एक तरीके एसोसिएशन थे जिसमें केवल ब्रिटिश अलाउ थे, कोई भी इंडियन बिजनेसमैन इसमें अलाउ नहीं था, ठीक है। इस तरीके से इंडिया में फैक्ट्री सेटअप होती हैं, फैक्ट्री आती हैं और इस तरीके से काम आगे बढ़ता है और पूरे के पूरे ट्रेड को कौन कंट्रोल कर लेता है, पूरे ट्रेड को ब्रिटिश कंट्रोल कर लेते हैं। फिगर 18 एक फिगर दिया हुआ है, पार्टनर एंटरप्राइजेस JN टाटा, RD टाटा, सर RJ टाटा एंड सर DJ टाटा। 1912 का ये फिगर 1912 की बात कर रहे हैं। JN टाटा सेटअप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क्स इन इंडिया एंड जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर जिसको टाटा सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें क्या किया गया, फर्स्ट आयरन और स्टील वर्क्स इंडिया में सेटअप किया गया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया स्टार्टेड मच लेटर देन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल काफ़ी बाद इंडस्ट्री सेटअप हुई थी इंडिया में। इन कॉलोनियल इंडिया इंडस्ट्रियल मशीनरी, रेलवे एंड लोकोमोटिव्स वर मोस्टली इम्पोर्टेड। कॉलोनियल इंडिया में यानी कि वो इंडिया जो कि ब्रिटिश के अंडर में था, तो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल मशीनरी थी, जो मतलब इंडस्ट्री में यूज होने वाली मशीन्स थी, जो रेलवे और लोकोमोटिव्स के जो डिजाइनिंग थे या जो मटेरियल्स थे, जो मशीन्स थी, उन सबको हम लोग बाहर से खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे। सो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कुड नॉट रियली डेवलप इन एनी असाइनमेंट विद इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्री थी वो इंडिपेंडेंस तक बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, ठीक है, जिसको इंडिया में टाटा स्टार्ट करता है, स्टील आयरन इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रो करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो 4.1 था ये हमारा ख़त्म हो गया। और वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, अभी ये सब जो इंडस्ट्री चल रही थी, हमने देखा बंगाल में इंडस्ट्री चल रही है, या फिर बंगाल के अलावा बहुत सारी सिटी में, बंगाल चल रही, कानपुर चल रही है, तो इस सब में वर्कर्स कहाँ से आए, ठीक है, बॉम्बे में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में या फिर जो पर्सनली कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।